नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो भैया जैसा कि इस वक्त हमारा बायोलॉजी चल रहा है, तो बायोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लड, यानी हमारे कहने का मतलब रक्त। तो रक्त के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हालांकि ये तो स्टार्टिंग तो हमने कल ही कर दी थी, कल के ही वीडियो में कर दी थी, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात हमारे कहने का मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र से ही संबंधित है। उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि कल हमने उसके रास्तों के बारे में बताया और इसकी चाल ढलन मतलब चाल ढाल के बारे में बताया। हालांकि ये हमारे शरीर में कैसे प्रवाह होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो सारी बातों को तो हमने कल ही डिटेल से बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे उसके मेन टॉपिक के बारे में, जो है जिसके बारे में हमको अध्ययन करना, उसका नाम है ब्लड। तो आइए हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, समझते हैं आखिर ब्लड का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है या क्या क्या क्रिया हमारे शरीर में करता है। तो भैया देखते हैं ब्लड। तो आज हम बात करेंगे ब्लड यानी हमारे कहने का मतलब रक्त। तो भैया हम बात करेंगे आज रक्त के बारे में हम आज बात करेंगे रक्त के बारे में। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं आखिर रक्त ये हमारे शरीर में होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन को पहले क्लियर करते हैं। तो भैया रक्त एक ऐसा शारीरिक तरल पदार्थ है। रक्त एक ऐसा शारीरिक तरल अर्थात हमारे कहने का द्रवित पदार्थ है, जो हमारे शरीर की वाहिनियों में लगातार प्रवाहित होता रहता है। भैया जो हमारी शरीर के वाहिनियों में लगातार प्रवाहित होता रहता है और हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित किया रहता है, अर्थात हमारे कहने का मतलब हो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित किया रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बरकरार रखा करता है भैया। और हमारे कहने का मतलब ये रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बरकरार रखा करता है, तो वही रक्त कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। तो रक्त एक ऐसा शारीरिक तरल अर्थात हमारे कहने का मतलब द्रवीय पदार्थ है, जो हमारे शरीर के वाहिनियों में लगातार प्रवाहित रहा करता है और शरीर को संतुलित बनाए रखा करता है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को बरकरार रखा करता है, वही रक्त कहलाता है। तो आइए हम बातें करते हैं रक्त के बारे में भैया, डिटेल से इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर इसके अध्ययन को कहते क्या हैं, रक्त के अध्ययन को कहते क्या है ना। जैसे कि हमने बताया है, अभी तक तो काफ़ी बात बताई है। जैसे कि हमने बताया लीवर, जब लीवर के बारे में हम बता रहे थे तो बोलो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी। और हमने बताया मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना, तो न्यूरोलॉजी। और किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी। हालांकि अभी तक हमने जितने मतलब टॉपिक पढ़ाए हैं सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि इसको जानना भी ज़रूरी है। तो हम क्या हुआ भैया, इसके अध्ययन को क्या बोले, इसके अध्ययन को भैया बोलते हैं हम हीमेटोलॉजी। तो भैया यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि रक्त के अध्ययन को कहते क्या हैं। रक्त के अध्ययन को भैया हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि यह किस ऊतक का बना होता है, यह किस ऊतक का बना होता है, यह कौन सा ऊतक हुआ करता है भैया। तो हमारा जो रक्त है ना, रक्त जिस ऊतक का बना है भैया, उसका नाम है संयोजी ऊतक। उसका नाम भैया है संयोजी ऊतक। तो भैया रक्त के अध्ययन को हम क्या बोले, हीमेटोलॉजी, और उसके ऊतक का नाम हुआ संयोजी ऊतक। और इसके हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसका अगला पॉइंट होता है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है भैया। इसका अगला पॉइंट परीक्षाओं में जो कि लगातार पूछा जाता है, तो वो है इसके पीएच मान। तो भैया इसका पीएच मान हमको भूलना नहीं है। हमारे रक्त का पीएच मान बहुत पूछा करता है। तो हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 हुआ करता है। हमारे रक्त का पीएच मान भैया 7.4 हुआ करता है। और जैसे कि 7.4, हालांकि ये इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है। हमारा रक्त जो है क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय का मतलब क्या होता है, हम ये बता रहे हैं कि भैया हमारे एक केमिस्ट्री अर्थात रसायनज्ञ भैया सारेंसम नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना दिया था। सारेंसम नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना दिया था, जिसे हम कहा करते हैं पीएच स्केल, अर्थात हमारे कहने का मतलब पीएच पैमाना जो है उन्होंने दिया था। तो उनमें 14 अंक तक की संख्याओं को प्रदर्शित किया था। तो 14 अंक की संख्याओं तक को प्रदर्शित किया था और उसमें डिवाइड किया था बीच से मध्य से, अर्थात 14 का आधा 7 हुआ करता है ना। तो बोला सारेंसम नामक वैज्ञानिक ने कहा भैया अगर 7 से
किसी पदार्थ का, वस्तु का pH मान 7 से नीचे गया, हालांकि हमारे कहने का मतलब 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक। हमारे कहने का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर इतना किसी वस्तु या पदार्थ का pH मान हुआ तो वह अम्लीय माना जाएगा, वह अम्लीय माना जाएगा अगर pH मान भैया 7 से ऊपर गया। हालांकि हमारे कहने का मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक। तो 7 से ऊपर जो होगा वो क्षारीय होगा। तो हमारा pH मान भैया रक्त का क्या है, 7 से ऊपर है कि नहीं, बोलो। 7 से ऊपर है भैया, चाहे पॉइंट में ही हो, 4 पॉइंट ऊपर है तो इसे हम बोलेंगे, अर्थात इसकी प्रवृत्ति कैसी हुई, क्षारीय हुई। तो रक्त का pH मान भैया 7.4 जो कि क्षारीय हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसका घनत्व कितना होता है ना, इसका घनत्व तो भैया कितना होता है, तो इसका घनत्व होता है 1.01 से 1.07 तक होता है। इसका घनत्व भैया 1.04 से यहाँ पूर्ण होता है, तो 1.04 से 1.07 घनत्व होता है। तो जैसे पूछा जाता है ना कि हमारे पृथ्वी का घनत्व कितना है, चंद्रमा का घनत्व कितना है, जैसे पृथ्वी का 5.5 है ना, तो पूछा जाता है भैया हमारे रक्त का घनत्व कितना है, हमारे रक्त का घनत्व कितना है। तो हमारे रक्त का घनत्व भैया हमको भूलना नहीं है, हमारे रक्त का घनत्व है 1.04 से 1.07 तक। और भैया इससे और एक रोचक कि ये हालांकि हमने माना कि अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है, ऊतक को भैया ऊतक ये अपना होता है संयोजी ऊतक, और pH होता है 7.4, pH इसका 7.4 होता है, और घनत्व 1.04 से 1.07 तक हुआ करता है। चलो इतनी सी बातें हम समझ लिए, तो अब इतना भी समझना चाहिए आखिर ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी % हुआ करती है, कितने लीटर इसकी मात्रा हमारे शरीर में होती है ना। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितने % होती है, आखिर % में भी जानेंगे और ये लीटर में भी कितनी होती है। तो भैया हमारे शरीर में जो रक्त हुआ करता है ना, रक्त जो हमारे शरीर में होता है उसकी मात्रा भैया होती है 5 से 6 लीटर हुआ करती है, 5 से 6 लीटर हुआ करती है, हमको याद रखना है। तो 5 से 6 लीटर होने का मतलब एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति के अंदर भैया जो स्वस्थ व्यक्ति रहा करता है तो उसके अंदर भैया जो है मात्रा रक्त की होती है 5 से 6 लीटर। तो 5 से हालांकि हमारे कहने का मतलब 5 से ऊपर ही हुआ करती है, 5 से ऊपर ही हुआ करती है। और जो नॉर्मल व्यक्ति रहा करता है ना उसके अंदर भैया, जैसे कि हम आप तो नॉर्मल ही हैं, तो नॉर्मल व्यक्तियों के अंदर भैया जो है 5 लीटर, 5 से ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लीटर खून माना जाता है उनके अंदर होता है। तो बातें करते हैं भैया, तो हमने क्या बताया कि हिष्ट पुष्ट व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त हुआ करता है, और हम नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 5 से कुछ ज़्यादा ही हुआ करता है। हालांकि ये महिलाओं में थोड़ा कम हुआ करता है। महिलाओं में कम होने का कारण वो पुरुषों की अपेक्षा उनका वेट भी कम हुआ करता है, और ये जो है उनके शरीर की आकृति भी पुरुषों की अपेक्षा छोटी हुआ करती है। और सभी की नहीं, वेट की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि उनका वेट कम हुआ करता है, बहुत महिलाओं का बहुत वेट हुआ करता है। जैसे कि हमारे विश्व की सबसे मोटी एक महिला है, वर्जनी महिला है, जिसका वेट 400 kg है। तो ऐसी महिलाएं पड़ी हैं, तो उनके अंदर तो रक्त की मात्रा कितनी होगी आप सब समझ सकते हैं। तो बातें ये सब हुई। तो अब बातें करते हैं कि ये प्रतिशतता के अनुसार हमारे भार का आखिर कितने %, हमारे शरीर के भार का कितने % रक्त हमारे शरीर में हुआ करता है। तो भैया प्रतिशतता में बात करें तो भैया इसका होता है परसेंटेज के हिसाब से 7 से 8% हुआ करता है। तो क्या हमने बोला कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा जो है परसेंटेज के अनुसार हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% माना जाता है। हमारे शरीर का भैया रक्त जो है हमारे शरीर में भार के अनुसार कुल 7 से 8% मानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ स्टार्टिंग बेस थे हमारे ब्लड भैया के, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अध्ययन को हम क्या बोले, हिमेटोलॉजी। और ऊतक किस ऊतक का बना, ये संयोजी ऊतक का बना। और pH मान भैया इसका 7.4 हुआ।
pH मान 7.4 हुआ, घनत्व जो है भैया 1.04 से 1.07 तक हुआ है। और मात्रा जो है स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितनी होती है रक्त की, तो 5 से 6 लीटर, और जो परसेंटेज के अनुसार है वो 7 से 8% है। तो हम बातें करते हैं आखिर यहाँ इसका निर्माण कहाँ होता है, हम बात करेंगे इसके निर्माण से। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें समझ में आई होगी। तो भैया हालांकि अगर लिखना चाहते हैं तो मतलब अगर नोट्स कोई बनाना चाहता है तो बहुत सुंदर नोट्स बनेगी, ये हमारा दावा है। तो बातें करते भैया आगे इसके निर्माण के बारे में, आखिर इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसका निर्माण हुआ करता है। तो निर्माण के बारे में भैया बातें करने वाले हैं। तो निर्माण इसका 2 अवस्थाओं में होता है, हम बातें करते हैं। तो निर्माण इसका 2 स्थानों पर हुआ करता है। वो स्थान अपने कौन कौन से हैं बात कर रहे हैं। तो भैया वो स्थान अपने जो है ना, एक भैया अपना है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा में भैया जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, वयस्कों में भैया अस्थि मज्जा में हुआ करता है। और एक भैया होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म कोशिका जो कि भ्रूण अवस्था में हुआ करता है। तो भैया अब बातें यहाँ पर 2 प्रकार की हुई कि भैया भ्रूण अवस्था में कैसे हुआ मीजोडर्म में, और कैसे वयस्क अवस्था में अपना अस्थि मज्जा में हुआ ना। तो बातें ऐसी है भैया, ये अस्थि मज्जा में रक्त का बनने का एक कारण है। अस्थि मज्जा में रक्त का बनने का एक कारण यह होता है भैया कि जब भ्रूण का, हमारे भ्रूण कहने का तात्पर्य है जब व्यक्ति जब भैया मनुष्य ये माँ के पेट में रहा करता है तो उसे हम भ्रूण कहा करते हैं। जब माँ के पेट में रहा करता है तो हम मान लो उसे भ्रूण कहा करते हैं। और जब माँ के पेट से बाहर आया करता है, कुछ दिनों पश्चात वह वयस्क हो जाता है तो उसे हम मतलब कुछ दिनों पश्चात कुछ एज बीत जाती है तो उसे हम वयस्क कहा करते हैं। तो वयस्कों में भैया इसका निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ करता है रक्त का। और भैया जो ये अपना मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म भैया भ्रूण अवस्था में मीजोडर्म में हुआ करता है। तो हम बातें करेंगे कैसे कैसे। तो जो अपना अस्थि मज्जा है, सबसे पहले तो हम भ्रूण की बात करें, स्टार्टिंग की बात कर लें। तो ये जो है ना भैया मीजोडर्म में है, जो बच्चों में, अर्थात सॉरी बच्चे हम कह रहे हैं, भ्रूण है जो है, भ्रूण जो है भैया ये इसका ये जो मीजोडर्म होता है ये यकृत में पाया जाता है। ये यकृत में पाया जाता है मीजोडर्म नामक कोशिका। मीजोडर्म नामक कोशिका जो अपनी पाई जाती है वो यकृत में पाई जाती है, यकृत के मीजोडर्म कोशिका में। के मीजोडर्म कोशिका में भैया अपना यहाँ से इसका रक्त का निर्माण होता है। और ये जो होता है भैया अस्थि मज्जा हम बता रहे हैं किसको कहते हैं। जैसे बहुत लोग इसमें मांसाहारी होंगे, कभी मांस खाए होंगे तो उसमें हड्डियाँ जो होती हैं, उसके हड्डियाँ अगर जब उसको मतलब हड्डियाँ जो बीच में उसके हड्डियों जो खोखला भाग हुआ करता है उसमें कुछ भरा रहता है, उसमें कुछ भरा रहता है। देखिए जो पदार्थ वही होता है वही अस्थि मज्जा कहलाता है, वही अस्थि मज्जा कहलाता है भैया। तो उसमें कैसे निर्माण होता है, तो भैया वयस्कों में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो उसमें उसको हम कहा करते हैं, एक होता है अपना स्प्लीन यानी हमारे कहने का मतलब प्लीहा। तो यहाँ से बड़ा मस्त क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बना। तो इसी प्लीहा में हमारे रक्त का निर्माण हुआ। इसी प्लीहा में जब वयस्क हो जाता है मनुष्य, तो इसी प्लीहा में, हालांकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया कि यकृत के मीजोडर्म कोशिका से हुआ करता है भ्रूण अवस्था में, जब पेट में बालक हुआ करता है। ठीक, तो अब हम बातें करते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा में कैसे इसका निर्माण होता है। तो प्लीहा में भैया इसका निर्माण ऐसे हुआ, आइए देखते हैं। तो इस यहाँ से क्वेश्चन ये बना भैया, इसे बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसे हम ब्लड बैंक कहा करते हैं। हम इस प्लीहा यानी स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा करते हैं। अब ब्लड बैंक भी कहा करते हैं, हमारे कहने का मतलब यहीं से हमें जैसे पैसा मिला करता है बैंक से ना, तो हम उसे मनी बैंक कह सकते हैं। जहाँ से हम पैसा ग्रहण करते हैं उसे मनी बैंक कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा भैया रक्त बना, तो इसे हम ब्लड बैंक की संज्ञा दे सकते हैं। इसे हम ब्लड बैंक की संख्या दे सकते हैं, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, रक्त की ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो भैया स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। इसे तिल्ली भी कहा जाता है, हिंदी में याद रखना है। और हम बातें करें भैया, इसे हम कब्रगाह भी कहा करते हैं, कब्रगाह भी कहा करते हैं।
कब्रगाह अर्थात रक्त की कब्रगाह भी कहा करते हैं भैया। इसे हमें स्प्लीन यानी प्लीहा को रक्त की कब्रगाह भी कहा करते हैं। अब कब्रगाह भी क्यों कहे इसे हम, ये भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा। तो ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो भैया यहाँ से तो इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक बोले। अब जाके मृत्यु भी यहीं होती है अपने स्प्लीहा में। स्प्लीहा में हमारे कहने का मतलब हमारे भैया स्प्लीहा नाम आ रहा है बार बार। स्प्लीन में जो है ना मृत्यु होने के कारण इसे कब्रगाह कहा करते हैं। हालांकि जहाँ मृत्यु व्यक्ति को दफनाया जाता है उसे हम कब्रगाह कहा करते हैं। तो यहीं पर भैया इसकी मृत्यु होती है, इसलिए हम इसे कब्रगाह कहते हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड का कब्रगाह कहा जाता है। यहीं पर हमारे ब्लड बैंक की मृत्यु हमारे ब्लड की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसे दफना दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप यहाँ से हमारा आंसर यह प्राप्त हुआ। तो इसी को हम कब्रगाह कहते हैं, इसी को भैया हम कब्रगाह कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ ना, इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो आइए हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है ना। हमारे ब्लड का हमारे शरीर में कार्य क्या क्या होता है, तो सारी बातों को हम एक एक पॉइंट से बताएंगे। पहले छोटी छोटी बातें सुन लीजिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं ब्लड के कार्य, हमारे शरीर में ब्लड के कार्य क्या होता है। तो कब्रगाह और ब्लड बैंक वाला क्वेश्चन नहीं भूलना है भैया, ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो क्या हुआ, और भ्रूण अवस्था में हमारे रक्त का निर्माण यकृत के मेसोडर्म कोशिका से हुआ करता है, यकृत के मेसोडर्म कोशिका से हुआ करता है। तो आइए हम देखते हैं इसके वर्क को, हम इसके कार्य को भैया आइए देखा करेंगे। तो क्या हुआ, इसका कार्य कैसे हुआ। तो सबसे पहला इसका कार्य क्या क्या है, सारे कार्य के बारे में तो ज़्यादा नहीं समझना है हम, हालांकि हम एक एक बातों को डिटेल से बताएंगे। इसके बाद जो आएगा टॉपिक इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें काफ़ी कार्य है उसके, जो कि क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो भैया सबसे पहला तो इसका कार्य यह अपना हुआ कि भैया यह उत्सर्जी पदार्थों का अध्ययन उत्सर्जी भैया यह जो है ना भैया उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किया करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किया करता है या उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, इसका क्या कार्य हुआ कि ये उत्सर्जी पदार्थों का हमारे शरीर में परिवहन किया। हमारे कहने का मतलब जो पसीना वसीना सीबम उबम निकलता है ना हमारे शरीर में, पसीना वसीना जो निकलता है उसका कारण यही है कि हमारा रक्त जो है हमारे रक्त के माध्यम से निकला करता है। हालांकि हमने कहा कि ना रक्त जो है ताप के नियंत्रण में सहायक है, ताप जो तो अभी बताएंगे। तो दूसरा कार्य क्या हुआ, यह ताप के नियंत्रण को बनाए रखा करता है, यह ताप नियंत्रक होता है, ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, या ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कैसे होता है, हमारे कहने का मतलब ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि हमारे ब्लड में जब व्यक्ति जिंदा व्यक्ति, हम आप तो समझ लो भाग्यशाली हैं, जिंदा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो जिंदा व्यक्ति के भैया टेम्परेचर में जो है कभी घटा करता है कभी बढ़ा करता है, तो उसके लिए जिम्मेदार भैया हमारा ब्लड हुआ करता है। हालांकि हम मस्तिष्क में पढ़े थे कि ये जो हमारे शरीर में ताप नियंत्रक का केंद्र हुआ करता है हाइपोथैलेमस हुआ करता है। मस्तिष्क का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलेमस माना जाता है, जो कि भूख प्यास घृणा दोष सभी का नियंत्रण करता है हमारा हाइपोथैलेमस। लेकिन जो है वो कार्य कौन करता है, हालांकि वो तो संदेशा दिया करता है हमारे मस्तिष्क को कि हमारे शरीर में ये ऐसा हो रहा है, ताप यहाँ पर इतना है और ये यहाँ से भूख लग रही प्यास लग रही। हालांकि वो तो मैसेज का काम संदेशा का काम किया करता है ना, वो संदेशा का काम किया करता है। और दूसरा बात ये है कि ये जो है अपना प्रैक्टिकली जो करता है, प्रैक्टिकली तो अपना रक्त ही किया करता है, प्रैक्टिकली अपना रक्त ही किया करता है। हालांकि मृत्यु व्यक्ति के शरीर का, अर्थात हमारे कहने का मतलब हमारे जो मृत्यु व्यक्ति हुआ करते हैं उनका टेम्परेचर लो हुआ करता है। हालांकि लो क्यों हुआ करता है कि उनके शरीर में जो है रक्त है ना, उनका आवागमन जो है ठप हो जाया करता है। तो ताप में
जो है कमी हो जाती है। श्योर है भैया, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जब बना रहेगा, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जब बना रहेगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बना रहेगा। जब जिस दिन रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा उस दिन हमारे शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ये तो श्योर है। ठीक, इतनी सी बातें समझ में आई हो तो हम इसके अगले कार्य के बारे में बात करते हैं। इसका अगला कार्य भैया गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना मतलब जैसे CO2 हुआ और CO2 हुआ। ठीक, गैसों का परिवहन करने से यही तात्पर्य है कि भैया जैसे हमारे शरीर में CO2 और O2 का परिवहन होता है ना, ये CO2 और O2 का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ भैया, जो हमारे शरीर में रक्त बहा करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध हुआ करता है, एक अशुद्ध हुआ करता है। भैया एक शुद्ध हुआ करता है, एक अशुद्ध हुआ करता है। अब शुद्ध रक्त हमारे धमनियों से प्रवाहित होता है। यहाँ पर धमनियाँ हैं, अगर काट दें तो मज़ा आ जाएगा, एकदम फाउंटेन से फव्वारे के रूप में हमारे रक्त की प्रवाह होगी। तो धमनियों के माध्यम से हमारे शुद्ध रक्त का प्रवाह हुआ करता है और शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त का प्रवाह हुआ करता है। अब अशुद्ध रक्त में तो CO2 मिली रहती है ना, तो एक अपनी गैस ये हुई और भैया अशुद्ध रक्त में CO2 गैस मिली, तो शुद्ध रक्त में श्योर है O2 गैस होगी, ऑक्सीजन होगी ना। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में गैसों का प्रवाह करना भी इसका कार्य है। गैसों का प्रवाह परिवहन करना इसका कार्य है। और चौथा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन करना, ठीक। पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर में कभी कभी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, पोषक तत्वों के जो होते हैं इंजेक्शन होते हैं ना, तो उसे हम हमारी शिराओं में पेशियाँ हमारे शिराओं मतलब ये जो नसें दिख रही हैं वहाँ पर हमारे पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो इंजेक्शन दिया करते हैं, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ कार्य। ठीक, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना ताप के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार, और गैसों का परिवहन करना भैया, और पोषक पदार्थों का परिवहन करना। तो आइए हम बातें करते हैं अब इसके संरचना की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहाँ से उठता है हमारा संरचना से। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर से, रक्त की संरचना। भैया रक्त की संरचना के बारे में बात करेंगे। जो अपना ब्लड स्ट्रक्चर, भैया हमारे कहने का मतलब रक्त की संरचना, इसका अर्थ होगा ब्लड स्ट्रक्चर का मतलब रक्त की संरचना। हम ये बात करने वाले हैं ये रक्त किन किन चीज़ों से, किन इनमें क्या क्या शामिल होती है, कौन कौन से पदार्थ, उनके बारे में बात करेंगे कि ये रक्त क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे एक मकान बना करता है ईंट, सीमेंट, बालू सभी से, तो ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा, एक भैया अपना है प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा जो कि कुल रक्त का 60% अकेले हुआ करते हैं। ये प्लाज्मा भैया कुल रक्त का 60% अकेले हुआ करते हैं। और एक है भैया अपना रुधिराणु, रुधिरों के अणु जो हैं, रुधिर अणु। ठीक, तो रुधिर अणु जो है कुल भैया रक्त का 40% अकेले हुआ करते हैं। ठीक, ये कुल रक्त का 40% अकेले हुआ करते हैं। हमारे कहने का मतलब जो 100% रक्त हुआ उसमें 60% हमारा जो है प्लाज्मा हुआ, और इसमें जो भैया है अपना रुधिराणु 40% हुआ। हालांकि हमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं दिया रहता है कि 55 से 60% या 50 से 55% दिया रहता है, तो भैया मैक्सिमम पर नहीं होती है, एकदम मतलब प्योर होता है भैया प्लाज्मा जो है हमारे रक्त में 60% और रुधिर होता है 40%।
ठीक। अब हम बात ये करेंगे कि इस प्लाज्मा में भी जो है, इस प्लाज्मा किससे बना है। तो प्लाज्मा भैया जिससे बना है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो भैया बातें करते हैं प्लाज्मा किससे बना है। तो ब्लड तो अपना रुधिराणु से बना और प्लाज्मा से बना, और प्लाज्मा अपना किससे बना, हमको इसके बारे में बात करना है। प्लाज्मा भैया अपना किससे बना, हमको उसके बारे में बात करना है। तो प्लाज्मा जो है अपना भैया, एक दो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। तो भैया क्या हुआ, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन से बना अपना प्लाज्मा। अब हम ये जानेंगे इस प्लाज्मा में, एक बात और हमको नोट में रखना है, इस प्लाज्मा में क्या हुआ ना भैया, जल की मात्रा जो है 90% तो जल ही रहा करता है। 90% इस प्लाज्मा में जल रहा करता है। शेष 10% जो है 10% अन्य हुआ करते हैं। हमको याद रखना है कि प्लाज्मा भैया जल की मात्रा 90% हुआ करती है, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जल हुआ करता है। ठीक। तो जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में आइए हम समझते हैं। उससे पहले ये समझेंगे कि इस प्लाज्मा के खोजकर्ता कौन थे। प्लाज्मा के खोजकर्ता थे भैया विलियम क्रुक्स, एक वैज्ञानिक थे विलियम क्रुक्स, इसके खोजकर्ता थे। हमको याद रखना है कि प्लाज्मा के खोजकर्ता कौन थे, तो विलियम क्रुक्स थे। और इनमें प्रोटीन दो पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% हुआ करती है, अन्य भैया 10% होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि भैया ये जो अपना है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन तो हुआ करता है, ये निकलता भी है अपने यकृत से, और इनका कार्य क्या होता है हमको पहले ये जानेंगे। तो इनका कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, रक्त के प्रवाह को लगातार बनाए रखना, रक्त को प्रवाह को लगातार बनाए रखना, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन इसका कार्य यही है। अगर रक्त का प्रवाह, जो यही दो प्रोटीन ना होती, यही दो प्रोटीन हमारे रक्त में ना होती, हमारे शरीर में ना होती, तो हमारा शरीर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित करने में असमर्थ रहता। अर्थात हमारे शरीर का जो रक्त है एक ही जगह पर स्थायी रहता, हालांकि उसमें श्यानता का गुण आ जाता। श्यानता का गुण मतलब, श्यानता का कहने का मतलब यही है कि वो जो है, जैसे कि श्यानता जो है उसमें गाढ़ापन आ जाता, जो कि कुछ दिनों में ये मतलब ये ठोस अवस्था में आ जाता, हमारी हड्डियों की बात हो जाता। तो उसके लिए ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए जिम्मेदार अपनी फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। हालांकि इसके विपरीत एक प्रोटीन पाई जाती है हिपैरिन, जो कि हिपैरिन हमको याद रखना है, हिपैरिन नामक प्रोटीन, ये भी लीवर से निकला करती है। ये क्या काम करती है कि जो ये दोनों भैया अपने जो थे, ये मेहनत करके मिल करके बोले कि हम ये काम नहीं करने देंगे कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना बनने पाए, और हमारा यही काम होगा। इनको यही काम दिया गया है कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो बना रहे, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहे, इनका कार्य ये है। लेकिन अपने एक हिपैरिन भैया है जो कि उजड्डी प्रकृति की हैं, हमारे कहने का मतलब जो है कट्टरपंथी है, इनका कार्य बदमाशी करना है। तो ये क्या हिपैरिन भैया क्या करते हैं, हिपैरिन प्रोटीन क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में जो प्रवाह बना रहता है ना, इनकी कोशिशें हमेशा रहती है कि उसे रोकना। इनकी कोशिशें हमेशा रहती है कि उनको रोकना, मतलब वो जाने ना पाए, उसकी वृद्धि ना हो पाए। ये उस प्रवृत्ति के, जैसे हमारा पड़ोसी होता है ना, अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या करता है, तो वो हमें रोकने की प्रयास करता है। तो यही कार्य ये भी करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए जिम्मेदार ये हिपैरिन है, रक्त का थक्का बनने के लिए। तो ये हुआ फाइब्रिनोजेन का काम, ये प्रोथ्रोम्बिन का काम, ये हिपैरिन का काम हुआ। और इसमें प्लाज्मा 60% हुई और रुधिराणु 40% हुई। खोजकर्ता विलियम क्रुक्स थे। तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होगी। तो हम बातें करते हैं ये जो है रुधिराणु के बारे में बात करते हैं। इसकी दूसरी पार्ट रुधिराणु के बारे में, जो कि रुधिराणु से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो रुधिराणु के बारे में बात करें। रुधिराणु, ठीक, जो कि इसे कार्पोसेल्स कहा करते हैं।
कार्पोसेल्स, इनके कार्य क्या क्या हैं आइए देखते हैं कि इनके कार्य आखिर होते क्या क्या हैं। तो इनमें भैया जो है रुधिराण में जो है एक प्लेटलेट्स WBC RBC, इसमें भैया प्लेटलेट्स WBC RBC पाया जाता है। प्लेटलेट्स WBC RBC, प्लेटलेट्स WBC RBC। हमको भैया याद रखना है कि हमारा रुधिराण जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक RBC है, एक है अपना WBC, एक है प्लेटलेट्स, एक है भैया अपना RBC, एक WBC, एक प्लेटलेट्स। तो बातें करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स को कहते क्या हैं। तो प्लेटलेट्स का भैया घरेलू नाम है, जैसे हम आपका नाम होता है, 2-2 नाम होते हैं, 3-3 नाम होते हैं, कलुआ, फलनवा, ढिकनवा, तो ऐसे होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स को हम क्या कहा करते हैं कि ये इसका नाम भैया है थ्रोम्बोसाइड। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइड। प्लेटलेट्स को हम क्या बोले, थ्रोम्बोसाइड, और WBC को हम बोलते हैं ल्यूकेसाइड। ठीक। अब भैया इनको थ्रोम्बोसाइड कहते हैं, इनको ल्यूकेसाइड कहते हैं। तो ये भी बोला कि हमारा नाम क्यों नहीं है, तो इसका नाम है भैया, इसका नाम है, घबराओ मत, ये है थ्रोम्बोसाइड। ठीक। ये बोला भाई ये दोनों लोगों का नाम है तो हमारा भी तो नाम होना चाहिए कुछ। तो ये तो मेन है, RBC मेन ही है। RBC का रंग लाल तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये सभी बातों को हम बताएंगे। तो प्लेटलेट्स का भैया नाम हुआ थ्रोम्बोसाइड, और अपने भैया WBC का मतलब श्वेत रक्त कणिका, इसका नाम है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक। और RBC का हुआ रेड ब्लड कार्पोसेल्स। हालांकि इनके पूरे नाम हिंदी में होंगे श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट हम बोले, और RBC अर्थात लाल रक्त कणिका को थ्रोम्बोसाइड बोले, और प्लेटलेट्स को हम बोले थ्रोम्बोसाइड, यार वो गलत हो गया, का थ्रोम्बोसाइड एरिथ्रेसाइड है यार, एरिथ्रेसाइड, सॉरी, एरिथ्रेसाइड, ध्यान नहीं दिए उसके लिए सॉरी। तो भैया इसे हम एरिथ्रेसाइड कहा करते हैं, इसको ल्यूकेसाइड कहा करते हैं, इनको हम भैया प्रोथ्रोम्बोसाइड कहा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। तो आइए हम बात करते हैं इनके कि हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी हुआ करती है ना, हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी हुआ करती है। तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या भैया 2 लाख हुआ करती है, 2 लाख प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख हुआ करती है। और पूछा जाए कि ल्यूकेसाइड की संख्या कितनी होती है, तो ल्यूकेसाइड की संख्या 10,000 हुआ करती है। ठीक, 10,000 हुआ करती है। और भैया इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में 50 लाख होती है, 50 लाख होती है। भैया हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख, ल्यूकेसाइड की संख्या 10,000 और एरिथ्रेसाइड की संख्या 50 लाख होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, इनकी संख्या 2 लाख, इनकी संख्या 10,000, इनकी संख्या 50 लाख। अब ये बात करते हैं जो कि क्वेश्चन अच्छा पूछता है कि इनका जीवन काल कितना होता है, ये आखिर ये हमारे रक्त में कितने दिन जीते हैं। तो जीवन काल, इनका जीवन काल, तो प्लेटलेट्स का भैया अपने जीवन काल 6 से 7 दिन हुआ करता है, 6 से 7 दिन। ठीक, इनका 6 से 7 दिन होता है। और WBC का जीवन काल भैया 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन होता है। हमारे कहने का मतलब ये 3 से 4 दिन जीवित रहा करते हैं, उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जीवन काल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है 120 दिन। तो 120 दिन ये जीवित रहे, इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा रहे, ये सब माने में भैया आगे ही हैं, अपने एरिथ्रेसाइड भैया सबसे आगे हैं। तो हम बातें करेंगे इनके बारे में। तो उससे पहले फिर से एक बार रिकवर कर लीजिए। तो क्या हुआ, रुधिराण भैया हमारे शरीर में तीन चीज़ों से मिलकर बना, एक है अपना WBC, एक है RBC, एक है
प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोले, थ्रोम्बोसाइट, और भैया हम WBC को क्या बोले, ल्यूकोसाइट, और हम भैया RBC को क्या बोले, एरिथ्रोसाइट। अब हमारे प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना हो, हमारे प्लेटलेट्स में हमारे शरीर की संख्या 2 लाख होती है, और भैया ल्यूकोसाइट की संख्या, हमारे कहने का मतलब WBC की संख्या कितनी हुई, WBC की संख्या 10,000 हुई, और एरिथ्रोसाइट हमारे कहने का मतलब RBC अर्थात लाल रुधिराणु मतलब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी हुई, सबसे ज़्यादा 50 लाख। और इनका जीवन काल भैया, प्लेटलेट्स का जीवन काल 6 से 7 दिन हुआ, और हमारे ल्यूकोसाइट WBC का जीवन काल कितना हुआ, 3 से 4 दिन हुआ, और भैया हमारे एरिथ्रोसाइट हमारे कहने का मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल हुआ 120 दिन। तो उम्मीद करते हैं भैया ये पॉइंटें समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने इसके अगले अच्छे प्रश्नों के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके कार्य, आखिर इनका कार्य क्या क्या होता है, इनका परिचय क्या क्या होता है, इनका कार्य क्या क्या होता है, इनका परिचय क्या क्या होता है। हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर इसका कार्य क्या क्या होता है और इनका परिचय क्या क्या होता है। इनका कार्य और परिचय से संबंधित प्रश्नों को हम बात करेंगे इनके। तो भैया कार्य परिचय, ठीक, कार्य परिचय भैया हम बातें करेंगे इनके कार्य यानी परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ल्यूकोसाइट, हमारे कहने का मतलब WBC। सबसे पहले हमने पढ़ा WBC के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा WBC के बारे में। तो इसे कहा करते हैं ल्यूकोसाइट। सबसे पहले तो हम ल्यूकोसाइट नहीं, तो ये पहले हम क्या पढ़े थे, थ्रोम्बोसाइट ना। पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे, तो पहले प्लेटलेट्स के बारे में बता दे रहे हैं। अब भाई ये उल्टा सीधा हो जाएगा, तो पहले प्लेटलेट्स के बारे में आइए जानते हैं। प्लेटलेट्स, पहले भैया हम जानते हैं प्लेटलेट्स अर्थात प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन बातें हम करेंगे प्रोथ्रोम्बिन का, आखिर इसका काम क्या होता है, परिचय ये कैसे कैसे होता है, सारी बातों को हम आइए डिटेल से जानते हैं। तो पहले भैया प्रोथ्रोम्बिन को हम प्लेटलेट्स कहा करते हैं। अब ये हम जानेंगे कि इनकी ये भैया, सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक भैया इनमें नहीं होता। ये केंद्रक से संबंधित अभी हम बता रहे हैं बातें। तो सबसे पहले तो इसमें केंद्रक नहीं होता, ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा हुआ कि केंद्रक इसमें नहीं होता, अपने प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन में केंद्रक नहीं होता। और दूसरी बात, इसका आकार कितना होता है ना, इसका आकार कैसा होता है भैया, इसका आकार पूछता है कि इसका आकार कितना होता है। तो यह अपने जो है लेंस है एक उत्तल लेंसी, इसका आकार भैया उत्तल लेंसी होता है, उत्तल लेंसी, इसका आकार उत्तल लेंसी होता है। और हम बात करें कि इसके कार्य के बारे में, तो कार्य इनका है रक्त को जमने में सहायता करना, रक्त को जमने में सहायक है। हमने बताया ना कि इसमें 2 प्रोटीन निकले, हमने बोला फाइब्रोनेजिन ना, तो फाइब्रोनेजिन जो प्रोटीन थे यहीं से निकले। तो उनका काम क्या था, रक्त को जमने में सहायता करना। और उनका एक विपरीत प्रोटीन था हिपैरिन, जो कि रक्त को जो करते हैं उसको, मतलब वो सोचता है कि हम इसको अपनी ओर आकर्षित करके उसका थक्का बना डालें। तो भैया रक्त को जमने में सहायता प्रोथ्रोम्बिन भैया करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये प्रोथ्रोम्बिन इसका कार्य है, प्लेटलेट्स का कार्य है। तो आगे हम बातें करते हैं इसके अन्य जो इसकी आकृति है, जो संख्याओं में है, आकार इसका पूछा करता है कि आकार कितना है। तो इसका आकार भैया 0.00 मिमी से 0.0002 mm से मिमी से 0.004 mm होता है, ठीक। ये रहा इसका आकार, और इसमें रोग एक बड़ा प्रचलित है, जो कि बहुत पूछा जाता है कि डेंगू जो रोग है, इसमें हमारे प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, डेंगू और चिकनगुनिया, ये रहे इसके परिचय और इसके कार्य क्या क्या थे। तो एक बातें और हैं, बड़ी रोचक बातें हैं,
नोट करने लायक है। तो नोट में क्या है भैया, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत पाया जाता है। जो प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स जो है स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी, केवल स्तनधारी वर्ग और किसी वर्ग में नहीं पाया जाता। ये प्लेटलेट्स जो है स्तनधारियों के अंतर्गत आता है, इसलिए स्तनधारियों में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं एक बार देख लीजिए। तो क्या हुआ, हम सबसे पहले पढ़े क्या, प्लेटलेट्स के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। तो इसमें पहली नंबर तो केंद्रक नहीं होता, इसका आकार उत्तल लेंसी होता है। जैसे कि ये रहा उत्तल लेंस ना, ऐसे उत्तल लेंस होता है, तो इसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। तो उत्तल लेंस से होता है भैया इसका आकार उत्तल लेंसी होता है, और कार्य जो है रक्त को जमने में सहायता करता है, और आकार इसका 0.002 मिमी से 0.004 मिमी होती है। और रोग इसमें डेंगू तथा चिकनगुनिया होता है। और ये प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है। इतनी सी बातें हमको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ल्यूकेसाइड WBC के बारे में। ल्यूकेसाइड WBC भैया बातें करेंगे ल्यूकेसाइड WBC, जिसे हम कहा करते हैं ल्यूकेसाइड। ठीक, अब हम बात करेंगे ल्यूकेसाइड के बारे में। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है, ये हम देखते हैं। तो भैया सबसे पहले तो हम बताएं कि हमारे प्रोथ्रोम्बिन में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसकी एक विशेषता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये विशेषता पहली तो इसकी यही रहे। और दूसरी विशेषता इसका आकार जो है ना, आकार तो इसका अनियमित रहता है। आकार इसका अनियमित रहता है, हालांकि कुछ अमीबा के आकार का। हालांकि अमीबा आप सभी जानते हैं ना, हमारी ऐसे अंगुलियों के समान कुछ ऐसे होता है ना। तो कुछ इस प्रकार इसका आकार हुआ करता है। हमारे WBC का आकार कुछ इस प्रकार हुआ करता है भैया। हमारे WBC का आकार कुछ अमीबा के आकार का हुआ करता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है हमको। और हम बातें करें कि ये इसके जो है इसका वो जो संख्या में इसका आकार कितना होता है, तो संख्या में इसका आकार है 8 से 22 माइक्रोन। 8 से 22 माइक्रोन। तो भैया ये रहे इनके आकार। तो उम्मीद करते हैं आकार संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। और इसमें रोग, एक बहुत खतरनाक रोग हुआ करता है, उसका नाम है ब्लड कैंसर, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर भैया इसी के कारण हुआ करता है, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, जिसे हम उस ब्लड कैंसर का नाम दिया गया है ल्यूकीमिया। तो भैया इस ब्लड कैंसर का नाम क्या दिया गया, ल्यूकीमिया। इतनी सी बातें हमको याद रखना है। इस ब्लड कैंसर में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो व्यक्ति होते, जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं, मनुष्य तो क्या, दोनों मेल फीमेल दोनों जो होते हैं, उनमें जो होता है ना, प्लेटलेट्स की संख्या लमसम 5000 से 8000 हुआ करती है। तो 5000 से 8000 हुआ करती है। अगर यही संख्या 8000 से ज़्यादा होने लगती है तो यहाँ पर ब्लड कैंसर की संभावनाएं हुआ करती हैं, जो कि हमारे आंतरिक ग्रंथियाँ जो हैं, लीवर उवर जैसी ग्रंथियाँ, तो यहाँ से हमारे रक्त का प्रवाह होने लगता है, तो वही उसी को हम कहते हैं ब्लड कैंसर हो गया है। आखिर ये इसको ल्यूकीमिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं भैया ये बातें समझ में आई होगी कि इसका भैया WBC में केंद्रक पाया जाता है, और यह अनियमित आकार अर्थात अमीबा के आकार का होता है, कुछ यूं प्रकार। और इसका आकार क्या होता है, 8 से 22 माइक्रोन इसकी कुछ लंबाई हुआ करती है। और रोग जो है ब्लड कैंसर, यानी हमारे कहने का मतलब ल्यूकीमिया होता है। ठीक, ल्यूकीमिया होता है। और एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, कुछ अच्छी बात यह है कि WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। WBC का सबसे अधिक भाग WBC का सबसे अधिक भाग भैया, हमारे कहने का मतलब 60 से 70%, वो किसका बना होता है भैया, न्यूट्रोफिल कणिकाओं का। WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल
कणिकाओं का बना होता है। भैया WBC का सबसे अधिक भाग किससे बना होता है? 60 से 70% जो बना होता है वो न्यूट्रोफिल कणिका होती हैं, ये मेन है। तो बातें ये यहाँ से अपनी समाप्त हुई, हमारे ल्यूकोसाइट WBC की बातें यहाँ से हमारी क्लियर होती हुई। तो हमने जो बातें की, हमारा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन मुद्दे के बारे में, जिसे हम RBC अर्थात लाल रक्त कणिका कहा करते हैं, जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं यहाँ पर से। अब हम बातें करते हैं अपने RBC के बारे में। अब भैया हम बातें करेंगे RBC के बारे में। हम बातें करेंगे RBC के बारे में। तो भैया RBC यानी एरिथ्रोसाइट। तो क्या हुआ, हम बातें करेंगे इसके बारे में RBC। तो अब हम मेन पॉइंट यही है, जो कि इसी के कारण हमारे यही लाल रक्त कणिका, इसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो कि इसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका। तो हम बातें करेंगे अब इसके बारे में, लाल रक्त कणिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, अब यहाँ से केंद्रक से एक तात्पर्य, यहाँ से हमें और एक प्रश्न के बारे में ख्याल आया कि दो जंतु हैं, एक ऊँट है एक लामा, जो है उसमें केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर हमको विशेष पॉइंट जो है, अच्छी पॉइंट है कि दो जंतु जो हैं, एक अपना है भैया ऊँट, एक है लामा। दो जंतु, एक ऊँट है एक लामा है, जो कि स्तनी है। ये दो जंतु ऐसे हैं जो कि ऊँट और लामा जैसे स्तनी जंतुओं में जो है ये केंद्रक पाया जाता है। ये जो है हमको याद रखना है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये ऊँट एवं लामा जैसे स्तनी जंतुओं में केंद्रक पाया जाता है, जो कि ये RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये जो दो जंतु हैं ऊँट एवं लामा, इनके भी रक्त का रंग लाल हुआ करता है, लेकिन इनके भैया इनमें केंद्रक पाया जाता है। हालांकि मनुष्यों में केंद्रक नहीं पाया जाता है और भी जंतुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो बात करते हैं भैया इसके अगले पॉइंट के बारे में कि इसका आखिर हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, इसका हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। उसके पहले हम संख्या में पहले इसका आकार जान लेते हैं कि इसका आकार क्या होता है। आकार कुछ होता है भैया गोलाकार, कुछ भैया इसका आकार होता है गोलाकार। ये गोलाकार यानी हम कह सकते हैं कुछ उभयावतल, इनका आकार उभयावतल होता है यानी गोलाकार होता है। और इसकी संख्या में बात करें तो संख्या में इसकी भैया आकार होता है 7 से 8.4 माइक्रोन, 7 से 8.4 माइक्रोन। इनका भैया इनका आकार 7.7 से यहाँ लिख देना चाहिए, 7 से 8.4 माइक्रोन इनका आकार होता है। और ये कि गोलाकार यानी हमारे कहने का मतलब उभयावतल होता है। और इनके रोग जो हैं भैया, एक बड़ा ही फेमस रोग हुआ करता है एनीमिया। इनकी कमी से एक रोग होता है एनीमिया, इसे कहते हैं। इनकी कमी से भैया एक रक्त होता है एनीमिया, और रक्त रोग होता है एनीमिया, और एक रोग होता है थैलेसीमिया। तो इसमें क्या होता है भैया, ये RBC का निर्माण ही नहीं होता, RBC का निर्माण नहीं होता, इसमें RBC का निर्माण ही नहीं होता, जो कि एनीमिया रोग है और थैलीसीमिया, दो रोग ऐसे जो कि विशेष तौर से RBC ही जिम्मेदार होता है। इन दो रोगों का जिम्मेदार केवल अपना RBC ही हुआ करता है। और हम बातें करते हैं भैया अब इसके कुछ फैक्टुअल प्रश्नों के बारे में, जो कि बड़े अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। आइए बातें करते हैं। ये थी कुछ अपने लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित प्रश्न।
तो आइए बातें करते हैं क्या हुआ। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो कि लाल रक्त कणिका होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो स्तनी ऐसे हैं जो कि ऊंट एवं लामा हैं, तो इनमें स्तनी, ये दो स्तनी में केंद्रक पाया जाता है इनके लाल रक्त कणिकाओं में। और इनका आकार गोलाकार यानी उभयावतल कुछ हुआ करता है, और इनकी आकृति 7 से 8.4 माइक्रोन मतलब लंबाई होती है। और रोग होता है एनीमिया और थैलीसीमिया, जो कि थैलीसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे समझ में आए होंगे। अब कुछ इसके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उसको हम बता दे रहे हैं, जो कि पूर्णतः हमारे रक्त की समाप्ति हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो क्या हुआ भैया, इसके कुछ फैक्चुअल प्रश्न हैं, जो कि एक फैक्चुअल प्रश्न यहाँ भी है कि सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है। सोते वक्त पहला फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सोते समय आरबीसी में भैया 5% की कमी हो जाती है। सोते समय आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन भैया, सोते समय आरबीसी में 5% कमी हो जाती है। और दूसरा यह है कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर आरबीसी में 30% वृद्धि होती है। अब भैया अगर हम पहाड़ी एरिया पर जाते हैं तो आरबीसी मतलब ऊंचाई पर जाते हैं, आरबीसी जो है उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर, ये आरबीसी से ही संबंधित है, अभी आरबीसी ही चल रहा है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाती है। क्या हुआ, 30% वृद्धि हो गई, ठीक। ये भैया अगर हम 4200 मीटर जैसे जो है अंतरिक्ष यात्री होती है, जो हैं पर्वतारोही वही होते हैं, वो जो 4200 मीटर ऊपर जाया करते हैं तो उनके आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाया करती है। और जो है सोते वक्त, जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर जो है, हमारा श्वसन दर जो होता है वो भी निम्न होता है। हालांकि जैसे हमारा श्वसन दर होता है 16 बार, 1 मिनट में हम 16 बार सांस लेते हैं, तो सोते वक्त लमसम वो 12 से 14 बार हुआ करता है। तो ये जब सोते समय हमारे आरबीसी में जो है 5% की कमी आ जाया करती है, चूँकि उस वक्त हमारी शरीर जो है विश्राम अवस्था में होती है, ठीक। और जो पहाड़ी एरिया जब हम चढ़ते हैं ऊपर जो है ऊंचाई पर 4200 मीटर की अधिक ऊंचाइयों पर, 4200 फिक्स नहीं है, 4200 यहाँ पर अधिक है, ठीक है। यहाँ 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जब जाएंगे, मतलब 4200 मीटर तक शुरू हो जाता है, 4200 मीटर ये मिनिमम टाइम है। अगर 4200 मीटर ऊंचाई पर हम गए तो हमारे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में 30% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन फैक्चुअल अच्छा क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरी बात यह करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्त के 100 ml में 1200 mg जो है 1200 mg आरबीसी होना चाहिए, जो कि 1200 mg आरबीसी भैया पुरुषों में और जो है 16%, महिलाओं में 12% और 16% पुरुषों में। हालांकि वो तो उतना पूछा नहीं जाता क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है भैया, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, ये भी है। ये क्या है कि इसमें जो है खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खून की शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, तो खून की शुद्धिकरण को हम डायलिसिस कहा करते हैं, डायलिसिस कहा करते हैं, डायलिसिस कहते हैं। खून की शुद्धिकरण को हमने क्या बोला, डायलिसिस। अब हम आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। जो हमारे शरीर में अगर अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति हुए मानव शरीर में, हमारे शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति, इस्कीमिया कहलाती है। इस्कीमिया, ठीक।
ये हुआ कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो कि बच्चे पूछे थे। अब शायद इससे अच्छा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। तो ये हुआ, तो हम इतने अच्छे फैक्टुअल के बारे में क्वेश्चन बताएं कि सोते वक्त आरबीसी में 5% कमी होती है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारे आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है और खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। और हमारे शरीर में अपर्याप्त रक्त की मात्रा को जब रक्त की मात्रा की आपूर्ति होती है तो उसे कहते हैं एक्सकीमिया। ये एक रोग है जो कि हमारे खून में, जो हमारे शरीर में खून की कमी के कारण हुआ करती है, तो इस्कीमिया कहते हैं। तो भैया हमारा उम्मीद यही है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो हम बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।